लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 73%। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरीज के नाम से जाने जाते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम। इसमें ध्यान रखेंगे कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में बांटा जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। जैसे कि रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ये सारे नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, जबकि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीडम फॉर फियर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आन सांग सू की। इनके द्वारा फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक लिखी गई है। 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज ओरवेल। ये 1984 पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ओरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षमता उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप, यही कहलाता है क्षमता उपयोग। वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप। हमारा अगला प्रश्न है, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डाल्टन के द्वारा। लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निवेश गुना का मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका सही जवाब होगा एक बार। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका जो आंसर होना चाहिए एक बार। संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। मात्र एक बार संशोधन हुआ है संविधान के उद्देशिका में। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राइट आंसर होगा राज्य विधानमंडल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम था जो मौर्य दरबार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। दिल्ली सल्तनत का कब प्रारंभ हुआ? जो दिल्ली सुल्तान का शासन है वो कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। दिल्ली सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नापे किसका एक प्रकार है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वलित संरचना का। जनरली नापे जो है चट्टान का एक प्रकार है, इसलिए ये वलित चट्टान का एक प्रकार है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नापे वलित संरचना का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है हमारा, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें लॉक प्रणाली उपस्थित है, यानी कि इसमें लॉक सिस्टम है, इस वजह से ये पनामा नहर जो है वो स्वेज नहर से अलग है। स्वेज नहर में लॉक सिस्टम नहीं है, जबकि पनामा नहर में लॉक सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो किसी अस्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शील्ड। वह शील्ड कहलाता है। लानो कहाँ के घास स्थल का नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिली। लानो चिली देश के घास स्थल का नाम है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पादन की यह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। किसी उत्पादन की यह मांग जो वह अपने लिए चाहती है वह प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहलाती है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ये एक प्रकार का क्विज है, तो इसमें ये उद्देश्य रहता है इस वीडियो का कि आपको प्रत्येक सुबह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए। अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो काफ़ी कम समय में समय ज़्यादा लग जाएगा और कम क्वेश्चन को हम कवर कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए तो कमेंट कीजिए, वैसे वीडियो ही बनाए जाएंगे। सप्ताह में 2 या 3 वीडियो ही डाले जाएं, लेकिन वैसे वीडियो ही बनाए जाएंगे और ये जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। ये क्विज होगा जिसमें आप रोज़ सुबह क्या करेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे आप अभ्यास कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसर की समानता। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अवसर की समानता का होना बहुत जरूरी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गत आगत का अंतर। अतिरिक्त मान निर्गत आगत का अंतर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 37 के अनुसार यह लागू किए जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पल्लव। पल्लव का राजधानी वेलोर नहीं था, जबकि मौर्य का पाटलिपुत्र, पांड्य का मदुरई और काकतीय का वरांगल ये इनकी राजधानी थी, जबकि पल्लव का वेलोर राजधानी नहीं थी। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ये सारे के सारे 1857 के संघर्ष में भाग लिए थे, जबकि टीपू सुल्तान इन्होंने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए थे। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले ग्लोरेशियर क्रांति, फिर स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और फिर रूसी क्रांति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? यानी कि लाल मृदा का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहे के कारण। लाल मृदा में लोहे के आलेपन के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सही जवाब है आंसर ए ऑप्शन ए कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ननकाना साहिब, ये पाकिस्तान में है। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो भारत में ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, जेनेवा में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थलीय। आज का अंतिम प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।